आज के इस सेशन में हम सब लोग सीटेट की संपूर्ण आंसर की डिस्कस करेंगे और जो आंसर की आपकी है, जो आपका अभी 7 फरवरी को सुबह की शिफ्ट में आपका जो पेपर हुआ है उसकी कंप्लीट आंसर की हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले आवाज़ वगैरह चेक कर लेता हूँ। ठीक है, आवाज़ वगैरह बिल्कुल ओके आ रही है। तो चलिए अब हम सब लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। पेपर में अगर हम ये देखें तो पेपर में यहाँ पे पार्ट 3 है ये, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, सोशल स्टडीज़, या इसी को हम सोशल साइंस कहते हैं। तो इसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसमें क्वेश्चंस जो दे रखे हैं आपके 31 से लेकर के आपके 90 तक आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, तो सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते नमस्कार। और एक बार आप आंसर की मिलाते जाइएगा बहुत कायदे से। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अंतर्विष्ट नहीं है। अक्सर करके इसको बच्चे उत्तर लगा दे रहे हैं स्वाधीनता, मैंने कई बार बच्चों का देखा, लेकिन अगर अंग्रेजी में जाके देखोगे तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिबर्टी शब्द दिया हुआ है, जबकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रिय फ्रीडम शब्द नहीं दिया हुआ है, स्वतंत्रता शब्द नहीं दिया हुआ है। अतः इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 1 इसका सही विकल्प हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे फ्रीडम। इसका सही विकल्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फ्रीडम इसका सही विकल्प हो जाएगा। राइट, क्लियर है? चलिए अगला हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। अगला आपके सामने जो क्वेश्चंस दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 32, अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन डज नॉट हैव रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल अदर पर्सन इज नोन एज। एक ऐसी स्थिति जहां एक व्यक्ति को वे संसाधन और अवसर प्राप्त नहीं है जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध होते हैं, क्या कहलाती है? अब कोई संसाधन दूसरों को प्राप्त है, कुछ लोगों को प्राप्त नहीं है, इसका मतलब वो किसके कारण हो रहा है? वो हो रहा है इनइक्वलिटी के कारण। वो किसके कारण हो रहा है? वो हो रहा है असमानता के कारण। वो किसके कारण हो रहा है? असमानता के कारण हो रहा है भैया। अगर किसी भी व्यक्ति पर कोई संसाधन प्राप्त नहीं है तो ये असमानता है, ध्यान रखना। और असमानता हमने किस वाली चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था? अगर आप देखोगे तो विविधता वाली चैप्टर में मैंने आपको यूट्यूब पर भी पढ़ाया था कि असमानता जो है वो गरीबी के कारण होती है, विविधता के कारण नहीं होती है, याद रखना भैया। आगे बात कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, मतलब 33वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का कौन सा सही नहीं है? एसएसटी पढ़ाते वक्त याद करिए, मैंने हमेशा आपको क्या कह रहा है भैया कि एलिमिनेट ऑप्शन का प्रयोग करना है। एलिमिनेट विधि क्या कहती है? वीडियो क्वालिटी तो ओके है ना, आपको सब विजिबल हो रहा है? हाँ ठीक है। तो एलिमिनेट विधि क्या कहती है? द प्राइम मिनिस्टर हैज एब्सोल्यूट पावर। क्या प्राइम मिनिस्टर के पास में जो है कि निरपेक्ष शक्ति है, एब्सोल्यूट पावर है? तो उत्तर आ जाएगा नहीं है। और जब प्राइम मिनिस्टर के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है तो कौन सी विशेषताएं नहीं है? तो केवल बी, यानी इन दोनों में तो नहीं दे रखा है, बी इन दोनों में ऑप्शन दे रखा है। सी पढ़ लेते हैं, एक्सप्लेन एंड डिफेंड इट्स एक्शन टू द पीपल। अपने लोगों से अपने कार्यों को समझाना और बचाव करना, ये उसकी विशेषता है, बिल्कुल सही है। लेकिन द प्राइम मिनिस्टर हैज अ एब्सोल्यूट पावर, ये इट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। द प्राइम मिनिस्टर हैज एब्सोल्यूट पावर। इसका मतलब सही विकल्प क्या हो जाएगा इसका? तो इस सही विकल्प हो जाएगा, ध्यान रखना, ओनली बी इज द राइट आंसर। ओनली बी क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सादा सिंपल सवाल है और सारे के सारे सवाल बिल्कुल डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। और सीटेट में हम हमेशा बात करते हैं कि अगर सीटेट पेपर पास करना है तो एनसीईआरटी को आपको पढ़ना है। वर्ग 6 से कक्षा 6 से 8 तक की एनसीईआरटी को डिटेल में पढ़िए। मेरी सारी क्लासेस को विधिवत तरीके से आप मिल रहे हो। हमारी जब भी आपको क्लासेस देखनी है तो आपको पता है एक ही अपना टाइटल है, एसएसटी बाई अनुपम सर, और बने रहिए एकदम शानदार। ठीक, सीटेट के लिए कभी भी एसएसटी पढ़नी है, एसएसटी बाई अनुपम सर सर्च कर लेना है। आगे चलते हैं। कह रहा है भैया कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डज नॉट कम अंडर द जुडिक्शन ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हिंदी में कहेंगे नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। सीधा बच्चों ने उत्तर देखा कि कानून का निर्माण करना, मेकिंग लॉस, डायरेक्ट उन्होंने आंसर कर दिया। लेकिन ध्यान रखना ये सवाल बिल्कुल गलत है, ये सवाल बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि पार्कों का विकास करना इसका काम है, शिक्षा देना इसका काम है, बहुत सी नगर पालिकाओं के द्वारा संचालित की जाते हैं। लेकिन कानून बनाना, अपने क्षेत्र में बहुत सारे कानून बनाती है नगर पालिका, लेकिन मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, ध्यान रखना, न्याय व्यवस्था को बनाए रखने का काम किसका नहीं है? नगर पालिका का काम नहीं है। तो मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर,
तो कानून और नियमों का को बनाए रखने का जो काम है वो काम किसका नहीं है, तो वो काम ध्यान रखना भैया नगर पालिका का नहीं है, इस बात को ध्यान रखना भैया। बात क्लियर है? आवाज बगर आ रही है? बिल्कुल सही है भैया, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। एक बार सभी विद्यार्थियों से निवेदन होगा, सभी विद्यार्थियों से एक बार निवेदन होगा भैया कि एटलीस्ट इस क्लास को आप एक बार शेयर कर दीजिए, एटलीस्ट इस क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। और जो भी नए विद्यार्थी जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारी क्लास रोज शाम को 4 बजे चलती है। कब चलती है भैया? हमारी क्लास रोज शाम 4 बजे चलती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे हम बात करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इन कंटेक्स्ट ऑफ मार्केट चेन इज करेक्ट। तो मार्केट चेन के बारे में, बाजारों की श्रृंखला के संदर्भ में, तो हमने आपको क्या पढ़ाया था? बाजार में सबसे पहले कौन है? एक प्रोड्यूसर जो उत्पादन कर रहा है। होलसेलर पहले नहीं आएगा तो होलसेलर वाले ऑप्शन को हटा दीजिए। सबसे पहले आता है थोक विक्रेता, उत्पादक आएगा, उत्पादक के बाद आता है थोक विक्रेता, परचूनिया नहीं आता है। रिटेलर बाद में आता है, थोक विक्रेता से रिटेलर के पास जाता है और रिटेलर के पास कंज्यूमर के पास जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। अब वो मुझे बताइए, अब अगर मान लीजिए कि अगर ये प्रश्न किसी विद्यार्थी का गलत भी है, अगर ये प्रश्न किसी विद्यार्थी का गलत भी है, ध्यान रखना भैया, तो इसमें कोई भी थ्योरी काम कर ही नहीं सकती है। मैं मान के चलता हूं अगर आपने पॉलिटी नहीं पढ़ी है, अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, फिर भी आप इस क्वेश्चन को एक साधारण जानकारी के आधार पे कर सकते हैं। बात क्लियर है? हाँ, बहुत बढ़िया। सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, ध्यान रखना भी, क्वेश्चन नंबर 36, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू एग्रीकल्चरल लेबर। एग्रीकल्चर लेबर का मतलब है खेतीहर मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अब खेतीहर मजदूर क्या है भैया? साल भर खेती का काम तो मिलता नहीं, हमने आपको पढ़ा है। तो साल भर जब खेती का काम नहीं मिलता है तो खेतीहर मजदूर क्या करेंगे? गांव से कहाँ चले जाएंगे? शहरी तरफ चले जाएंगे, क्योंकि शहर में साल भर काम है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी कार्यक्रम ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन को घटा सकते हैं क्या? भाई अगर गांव में ही आप गारंटी दे रहे हैं कि आपको साल में कम से कम इतने दिन का रोजगार मिलेगा, तो भाई फिर आदमी शहर क्यों जाएगा? तो इसका मतलब बिल्कुल कथन ये क्या है? सही है। ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन का एक मुख्य कारण शहरी क्षेत्रों में उच्च आय की नौकरियों की उपलब्धता है। भाई शहरों में ज्यादा काम मिलता है, शहरों में ज्यादा काम मिलता है, ज्यादा पैसा मिलेगा। इसका मतलब बी भी सही है। और बी है उसकी बदौलत क्या है? ए है, क्योंकि शहरों में ज्यादा पैसा है इसलिए तो लोग गांव से शहर में चले जाते हैं। इसका मतलब ए एंड बी दोनों क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। और ए का कारण क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बहुत सरल सिंपल सवाल, बड़े आप आराम से इसका उत्तर दे सकते हो। सीटेट का पेपर एक व्यवहारिक पेपर होता है। एक सामान्य बालक अगर थोड़ी बहुत भी किताबों को पढ़ता है, थोड़ी बहुत भी क्लासेस टीचर की देख सकता है, तो पेपर पास हो सकता है। कमियां निकालने वाले बहुत बच्चे आएंगे। इस वीडियो में भी तमाम बच्चे कमेंट करेंगे आपने ये नहीं कराया, आपने वो नहीं कराया, आपने वो नहीं कराया। लेकिन वास्तव में बात क्या है कि अगर बालक ढंग से व्यवहारिक तौर पर ही पढ़ा होगा तो बड़े आराम से पेपर को कर सकता है। मैच कॉलम ए विद कॉलम बी कह रहा है यहाँ पे पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर आप कह रहा है उसके टास्क, तो पंचायती राज सिस्टम के बारे में बताना है और उनके बारे में बताना है। देखिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। सबसे पहले कह रहा है ग्राम सभा के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे हिंदी में भी देख लेते हैं। ग्राम सभा के बारे में बात कर रहा है, ग्राम पंचायत के बारे में बात कर रहा है, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। जिला और जनपद बाद में आएंगी, ग्राम पंचायत आएगी, ग्राम सभा। ग्राम सभा का सबसे पहले काम क्या हो सकता है? भाई बीपीएल जो होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन जो होती है, सूची को अनुमोदित करने का काम लिस्ट बना के कौन देगा? ग्राम सभा बना करके देगी। 1 का 3 किस में दे रखा है? तो 1 का 3 अगर बात करेंगे केवल इन दोनों में 1 का 3 दे रखा है, इसका मतलब दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता और चौथा ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ग्राम पंचायत का काम क्या है? तो ग्राम पंचायतों का काम, ग्राम पंचायतों में धन को नियंत्रित करना नहीं होगा। इसका मतलब उसके क्षेत्राधिकार के विभिन्न पंचायत, इसके क्षेत्राधिकार में कोई खास पंचायत नहीं आती। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? जल स्रोतों का रखरखाव करना। और जल स्रोतों का रखरखाव करना, तो बी का 4 किसमें दे रखा है? बी का 4 और 1 का 3 इसमें दे रखा है। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनपद पंचायत का काम क्या हो जाएगा? तो भाई जनपद का काम है उसके क्षेत्राधिकार के विभिन्न पंचायतों के क्रियाकलापों में सामंजस्य बैठाना। जिला परिषद का काम क्या है भैया? तो जिला परिषद का काम हो जाएगा ग्राम पंचायतों के धन को नियंत्रित करना। ग्राम पंचायतों के धन को नियंत्रित करना इनका क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा। याद रखना भैया, ठीक है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा इसका? फिर इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? तीसरा इसका सही विकल्प हो जाएगा। आगे बात करते हैं। ये देखिए ये प्रश्न तो आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि व्हाट डज डबल बर्डन रिफर टू।
तो डबल बर्डन का दोहरे भार का मतलब क्या है? तो भैया औरतें घर का काम काज करें और घर के बाहर भी काम करती हैं, तो महिलाओं को नमन है। तो ये क्या हो जाएगा भैया? ये दोहरा बोझ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये डबल बर्डन हो जाएगा। ध्यान रखना क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये डबल बर्डन हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चल रहे हैं। द प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट द आर्बिट्री एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। राज्य द्वारा निरंकुश एवं निरपेक्ष शक्तियों का उपयोग नागरिकों के विरुद्ध ना करे, इसके लिए नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो भारतीय संविधान ने अगर कोई भी व्यक्ति आपका शोषण ना कर सके किसी भी रूप में, तो आपको क्या दिया गया? आपको दिया गया मौलिक अधिकार, आपको दिए गए फंडामेंटल राइट्स। क्या दिए गए? मौलिक अधिकार और क्या दिए गए? फंडामेंटल राइट्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। कह रहे भैया क्वेश्चन नंबर 40 के विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वायोलेट आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 की अवमानना करते हैं, कौन से कार्य हैं? तो भैया अनुच्छेद 21 हमेशा क्या कहता है भैया? अनुच्छेद 21 एक बहुत बड़ा अनुच्छेद है, इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजों को शामिल किया जाता है। जैसे इसके अंतर्गत भैया आपके लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण वायु भी इसके अंतर्गत शामिल है, प्रदूषण मुक्त वायु इसके अंतर्गत शामिल है। इसके अंतर्गत ही जीवन को जीने के लिए भोजन की व्यवस्था भी शामिल है। इसी के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा की भी प्रावधान है। हाकिम शेख पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति के बाद में इसमें जो है कि जब हुआ एक नया एक्ट जोड़ दिया गया कि भैया स्वास्थ्य का अधिकार भी इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा? शामिल हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, ध्यान रखना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भैया? बात क्लियर भी है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अब जब ये सारी चीजें तो सरकार द्वारा निश्चित न्यूनतम वेतन किसी सफाई कर्मचारी को नहीं मिल रहा है, तो मामला गड़बड़ है, ध्यान रखना। निजी विद्यालयों का विद्यार्थियों से अत्यधिक फीस शुल्क लेना, निजी विद्यालयों का विद्यार्थियों से अत्यधिक फीस शुल्क लेना एक वस्त्र उद्योग भूजल को संक्रमित करे, जो कि पेयजल का एक स्रोत है। पेयजल का एक स्रोत है। पटरियों पर रेहड़ी वालों को धंधा करने से मना करना, पटरियों पर रेहड़ी वालों को धंधा करने से कोई मतलब नहीं है, तो डी का तो कोई मतलब है नहीं। डी वाले को इसमें से ऑप्शन में से हटा दो, डी वाले को ऑप्शन में हटा दो, और ए विकल्प बिल्कुल सही है, ए इसमें दे नहीं रखा, इसको हटा दो भाई। एलिमिनेट विधि से काम करना पड़ेगा। तो अब तो निजी विद्यालयों का विद्यार्थियों से अत्यधिक फीस शुल्क लेना और एक वस्त्र उद्योग भूजल को संकेत मत करे कि पेयजल का स्रोत करा। अब देखो, या तो इसका विकल्प हम ए और सी भी कर सकते हैं, या इसका विकल्प हम लोग ए और बी भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा समय निकाल के इसमें से मैं देखना पड़ूंगा कि ए सी सही है या ए और बी सही है। एक बार मैं देखता हूं कि हमारी टीम ने और मैंने इसमें भी रिसर्च किया था आंसर्स में, तो इसका जो आंसर है वो ए एंड सी नहीं। हाँ, तो इसके लिए क्या आंसर हो सकता है और बेहतरीन क्या आंसर हो सकता है? ए एंड सी क्या हो सकता है? बिल्कुल सही आंसर हो सकता है ए एंड सी। क्यों? क्योंकि एक वस्त्र उद्योग भूजल को संकेत में करे पेयजल का स्रोत। सरकार को ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए उद्योगों से संबंधित कि वो पेयजल का एक स्रोत है उसको संकेत ना करे। तो ए और सी क्या हो सकता है? इसका बिल्कुल परफेक्टली आंसर हो जाएगा ओनली ए एंड सी। ओनली ए एंड सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, याद रखना भैया। बात क्लियर है? चलिए अगला आपके सामने प्रश्न कह रहा है, ध्यान रखना कि कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इफ एन एफआईआर हैज बीन रजिस्टर्ड फॉर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस द पुलिस एंड रिलेटिव इन द अक्यूज्ड फॉर 24 आवर्स। गलत कह रहा है, पुलिस 24 घंटे तक रखी नहीं सकती, आपको मजिस्ट्रेट से क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी। तो मैंने क्या कहा? एलिमिनेट मेथड का इस्तेमाल करिए। ए सत्य है नहीं है तो इसको हटा दो, ए सत्य है नहीं इसको हटा दो, ए सत्य है नहीं इसको हटा दो। यानी ए क्या है? असत्य। बिना पूरा क्वेश्चन पढ़े और हमने आंसर लगा दिया। मुझे नहीं पता आगे ऑप्शन क्या दे रखा है, लेकिन मुझे इतना पता है कि इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। किसी भी प्रज्ञा अपराध में एफआईआर लिखी पंजीकृत की जाती है तो पुलिस अपराधी के किसी के 24 घंटे के लिए रोक सकती है? बिल्कुल नहीं रोक सकती है। मुझे इतना पता है कि ए गलत है और ए गलत है, तो चीजें हो जाएंगी, ध्यान रखना भी है। ठीक, चलिए इसे मैंने क्या कहा था? एसएसटी को तुक्का मार के भी बड़े आराम से किया जा सकता है। एसएसटी को तुक्का मार के भी इस तरीके से किया जा सकता है, याद रखना भी है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, बहुत बेहतरीन सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 42 आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एन अप्रोप्रिएट वे टू काउंटर द मार्जिनलाइजेशन आदिवासी। भाई जो आदिवासी लोग हैं उनका जो हाशियाकरण है, हाशियाकरण का मतलब क्या? किसी को धकेल देना, हाशिए पर धकेल देना, धक्का मार देना, किसी को उनके चीजों से हटा देना। और अगर हटा देना तो निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासियों के हाशियाकरण के प्रत्युत्तर का एक उपयुक्त मार्ग, उनका जो हाशियाकरण हुआ उसका जो अप्रोप्रिएट वे क्या हो सकता है उसको काउंटर करने का? तो सबसे बढ़िया बात है भैया, जो उनके इतिहास है उसको विद्यालय में पढ़ाइए भैया। जो आदिवासियों की जो हिस्ट्री है उसको विद्यालय में पढ़ाओगे तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? दूसरा इसका सही विकल्प हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। दूसरा विकल्प क्या हो जाएगा इसका? दूसरा विकल्प इसका सही विकल्प हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना भैया। बात क्लियर है? एक बार कमेंट करते चलिए सारे विद्यार्थी, एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करते चलिए कि हाँ जी साहब ये सारी की सारी चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे।
कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज हैव बीन प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड इनेक्टिंग द प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। भैया जो सूखे शौचालय वगैरह होते हैं उसके और उसके दौरान पूरा जो एक्ट बना था उसके संदर्भ में किसके लिए भैया? तो एक तो अनुसूचित जातियां हैं और एक अनुसूचित जनजातियां हैं, है ना? नहीं है भैया, हाँ सही है। तो देखिए इसमें क्या अनुसूचित जातियां हो जाएंगी और इसमें क्या हो जाएगा? अनुसूचित जनजातियां हो जाएंगी। दोनों की बात करेंगे तो क्या विकल्प हो जाएगा? केवल सी और डी, ओनली सी एंड डी। डिटेल में आप जाकर के जैसी पॉलिटी पढ़ोगे तो पॉलिटी में आपकी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 दे रखा है, डिटेल में आप इसको पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि द बाउंड्रीज ऑफ disciplines that make up the social science need to be opened up and a plurality of approach may be applied to understand a given phenomena. What is this approach called? वो अप्रोच क्या कहलाएगी? उस उपागम को हम क्या कहेंगे जो उपागम विद्या शाखा की सीमाओं को सामाजिक विज्ञान का निर्माण करती है, खोलने की आवश्यकता है और एक दी गई परिघटना को समझने के लिए बहुसंख्यक उपागमों की आवश्यकता है, तो उसको हम कहेंगे बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। तो वहां पर क्या हो जाता है? इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग। क्या हो जाता है भैया? इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग हो जाता है, ध्यान रखना। और इसको हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं अंतर अनुशासनिक चिंतन कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को? तो इसी को हम कहेंगे अंतर अनुशासनिक चिंतन कहेंगे। तीसरा इसका विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। Which of the following is foundational logic in the drafting of syllabi of social science? सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी तर्क प्रदान किया जाता है? तो अगर बुनियादी तर्क प्रदान करना है भैया तो ध्यान रखना भैया, इसके अंतर्गत अगर हम चलेंगे तो देखिए भैया, हम हमेशा सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम को बनाते वक्त हम हमेशा क्या कहते हैं कि हम एसएसटी पढ़ाती है आपको, क्यों? ध्यान रखना भैया, ठीक है? ठीक है सर, आज तो ठीक दिख रहा है, कल भी ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा, ध्यान रखना भैया, ठीक है? अब ध्यान रखना, हम एसएसटी पढ़ाते वक्त आपको क्या कहते हैं कि हमेशा एक्सपीरियंस बेस्ड चीजों होना चाहिए, स्थानीय अनुभवों का समावेशन करना चाहिए, स्थानीय अनुभवों का समावेशन करना चाहिए। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ अ फेयर ट्रायल इज एन इंपॉर्टेंट। निष्पक्ष मुकदमा एक महत्वपूर्ण संकल्पना है जब आपराधिक न्याय तंत्र के विषय में बात की जा रही है। बिल्कुल सही है। इस संकल्पना के शिक्षण के लिए आप विद्यार्थियों को एक व्यक्ति की क्या सुना रहे हो? कहानी सुनाते हो जिस पर चोरी का आरोप लगा हो और बाद में पुलिस थाने में और उसके बाद न्यायालय में क्या होता है, आपने यहाँ पर शिक्षण शास्त्र संसाधन का उपयोग किया है। तो बालक को आप क्या कह रहे हो भैया? बालक को आप केस स्टडी करने के लिए कह रहे हो। आप बालक को क्या कह रहे हैं मित्रों? तो आप बालक को केस स्टडी करने के लिए कह रहे हो, आप विद्यार्थी को केस अध्ययन करने की कह रहे हो। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? चौथा इसका सही विकल्प हो जाएगा, याद रखना भैया। 47 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी फॉलोड बाय द टीचर इन हिज हर क्लासरूम टू प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग। सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक या शिक्षिका को अपनी कक्षा में निम्नलिखित में से किसका अनुसरण करना चाहिए? कौन सा अनुसरण करना चाहिए भैया, ताकि जो है कि भैया वो सार्थक हो सके? विद्यार्थियों के बीच विद्यार्थियों को वो कार्य दो भैया जो चुनौतीपूर्ण हो, ध्यान रखना भैया, तभी तो सार्थक अधिगम बढ़ेगा। बालक खुद से करके सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट लगेगा, क्रिटिकल थिंकिंग वाली बात आएगी, बालक खुद से करके सीखेगा, समझेगा। बिलो आर टू स्टेटमेंट, नीचे दिए गए दो कथन है जिनमें एक अभिकथन है, दूसरा कारण है। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन छात्रों में समकालीन समाज की बेहतर समझ विकसित करने में सहायक होता है। बिल्कुल सहायक होता है भैया। हम पढ़ाते ही एसएसटी किस लिए पढ़ाते हैं? नाम ही की क्या? सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन का मतलब क्या है? जहां पर हम समाज का अध्ययन बच्चे को करा रहे हैं, पूरी सोसाइटी का अध्ययन कराने की कह रहे हैं, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ पढ़ाने के लिए कह रहे हैं, पढ़ने के लिए कह रहे हैं। तो सामाजिक ज्ञान की शिक्षा छात्र को समाज के प्रभावी सदस्य बनाने के लिए तथा आत्म विकास के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और सही दृष्टिकोण प्रदान करती है। बिल्कुल प्रदान करती है। इसलिए तो ध्यान रखना, यह छात्रों को बेहतर विकसित करने में मदद करती है। इसका मतलब ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की जो है सही व्याख्या करता है। आर जो है ए की क्या करता है भैया? सही व्याख्या करता है, याद रखना भैया, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है टीचिंग सोशल साइंस इज सामाजिक विज्ञान शिक्षण एक है तथ्यों के प्रसारण की प्रक्रिया। तथ्य नहीं होता है, ध्यान रखना भैया, है ना? तथ्यों के बारे में तो हमको बात ही नहीं करना है, ध्यान रखना भैया। याद रखने की कोचिंग भी ऐसा नहीं है कि भाई कोई रटने की चीज है। व्यक्तिगत गतिविधि यह क्या है? याद रखना कि प्रोफेशनल एक्टिविटीज है, ध्यान रखना, यह एक पेशेवर गतिविधि मानी जाती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 4 इसका सही विकल्प हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मोस्ट सुटेबल टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स एक्सप्लेन डिफरेंस पार्ट। विद्यार्थियों को पृथ्वी के विभिन्न भागों की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री हो सकती है? कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री हो सकती है? तो विभिन्न भागों की व्याख्या करने के लिए सबसे पहले आप क्या ले सकते हो? ग्लोब ले सकते हो, नक्शा ले सकते हो, एटलस। एटलस ध्यान रखना, पृथ्वी के विभिन्न भागों की व्याख्या करने के लिए जरूरी नहीं है, उसमें तो किसी भी एक चीज के बारे में ज्यादा डिटेल में हो सकता है, तो ए एंड बी विकल्प क्या हो सकता है? सही हो जाएगा भाई। किसी पृथ्वी का क्या होता है? एक नक्शा हो सकता है, उस नक्शे में आप विभिन्न जो है कि भागों की व्याख्या की जा सकती है। ग्लोब में कर सकते हो। एटलस तो एक विशिष्ट चीज का होगा, वो एटलस पूरी पृथ्वी का एक एटलस नहीं होता है। एटलस तो हमने कहा कि उसमें बहुत सारे मैपों का संग्रह होता है, तो ए और बी क्या हो जाएगा? विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेडागोजिकली टेक्निक शुड बी यूज्ड बाय टीचर्स फॉर मेकिंग सोशल साइंस एंजॉयबल फॉर स्टूडेंट। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान को आनंदप्रद बनाने के लिए शिक्षक या शिक्षिका के द्वारा क्या किया चाहिए भैया? प्रयोग में लानी चाहिए। ध्यान रखना भैया। अब देख लेते हैं भैया, तो भैया अगर मजा लाना है भैया विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए तो क्या करा दो? संग्रहालय की यात्रा का आयोजन कर दो, ए करा सकते हो। ध्यान रखना भैया, ए इसमें नहीं दे रखा है, गलत हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान की सप्ताह मनाना, ये भी कर सकते हो। ध्यान रखना। रात्रि आकाश को देखने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हो। सामाजिक तथ्यों से संबंधित, देखो तथ्य की बात आ जाएगी वहां मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो डी वाले ऑप्शन को हटा दो। डी वाला ऑप्शन हमने सब में से हटा दिया, केवल हमारे पास एक ही ऑप्शन बच गया, ए बी और सी ऑप्शन क्या बच गया? सही बच गया। ए बी सी ऑप्शन क्या बच गया? सही बच गया। ध्यान रखना भैया, तीसरा विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सभी विद्यार्थी? जितने भी विद्यार्थियों को ये बात समझ में आ रही है, जिनका कल को पेपर है 8 फरवरी का, जिनका पेपर है वो 8 फरवरी वाले भी इन प्रश्नों को याद कर लीजिए, इन प्रश्नों को समझ लीजिए। कई बार क्या होता है कि प्रश्न में पेपर रिपीट होकर के आ जाते हैं, और जिनका आज पेपर था वो इससे आंसर की से अपने क्वेश्चन को वेरीफाई कर लीजिए। और ऑफलाइन में आप सभी विद्यार्थी कमेंट जरूर करना कि हाँ जी क्वेश्चन कैसे आए और क्या क्या चीजें हैं, ध्यान रखना भैया। ठीक है, चलिए ध्यान रखना। आगे बात करेंगे, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। सामाजिक विज्ञान में सार्थक अधिगम सूचना सारतम अधिगम सूचना के बारे में बात करा। ध्यान रखना भैया कि भाई भंडारण एक पुनः प्राप्ति की उत्पादन की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। सोचना, भाषा और कार्य करना आपस में घनिष्ठ रूप रखते हैं, बिल्कुल सही है। कथन ए और कथन 2 दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। कथन ए और कथन 2 क्या हो जाएंगे भैया? सही हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना भैया। बात क्लियर भैया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया? बताओ। बात क्लियर भैया? कथन ए और कथन 2 दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ध्यान रखना भैया, कथन ए और कथन 2 दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ध्यान रखना भैया। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में जरा पढ़िए एक बार। क्वेश्चन नंबर 53 को क्वेश्चन नंबर 53 को आप पढ़िए एक बार। ठीक है भैया, तो कह रहा है बिलो आर टू स्टेटमेंट, रीड देम केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक पढ़िए, दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। कैसे करेंगे? लोकतांत्रिक पद्धति में अधिकारों के केंद्रीकरण जैसे पंचायती राज व्यवस्था ने बहुत महत्व हासिल कर लिया है। बात तो सही है, बिल्कुल ध्यान रखना भैया। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य लोगों की सहभागिता के स्तर को ऊंचा उठाना है। अब देखिए भैया, लोकतांत्रिक पद्धति में अधिकारों के केंद्रीकरण जैसे पंचायती राज व्यवस्था ने बहुत महत्व हासिल कर लिया है। अधिकारों के केंद्रीकरण नहीं है भैया, अधिकारों के विकेंद्रीकरण के कारण हुआ है। अधिकारों के किस कारण हुआ है भैया? विकेंद्रीकरण के कारण हुआ है। ध्यान रखना भैया। तो इसका मतलब कथन ए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, और कथन 2 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। कथन ए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, और कथन 2 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस बात को याद रखना भैया। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं जल्दी से। पल्लवकालीन सभाएं अपनी उप समितियों के जरिए विभिन्न तरह के काम, सिंचाई, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि करती थी। इनके कार्य संचालन की बारीकियों से विद्यार्थियों को रूबरू करवाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित गतिविधि की जा सकती है? तो विद्यालय परिसर में कार्य का विभाजन वर्णन करके किया जा सकता है कि भाई वहां जो समिति जिस जिस काम को करती थी। कक्षा संचालन के लिए बनाए गए अलग अलग समूहों का उदाहरण दिया जा सकता है। पल्लवकालीन सभाओं की वास्तविक यात्रा कराना, पल्लवकालीन सभाओं की वास्तविक यात्रा हो नहीं सकती है, तो जिसमें सी दे रखा है उस वाले ऑप्शन को हटा दो भैया। ठीक है,
श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से पल्लवकालीन सभाओं की यात्रा की जा सकती है। तो ए बी डी क्या हो सकता है, इसका विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया? प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहिए, और जो विद्यार्थी नए जुड़ते जा रहे हैं हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। सीटेट के लिए, पेपर 2 के लिए संपूर्ण एसएसटी मेरे द्वारा आपको पढ़ाई जाती है। सब चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ में विधिवत तरीके से। ठीक भैया, आगे बात करते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 55 आपसे कह रहा है कि टू इंश्योर दैट सोशल साइंस टीचिंग मूव्स अवे फ्रॉम एन एक्सेसिव एम्फेसिस, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सामाजिक विज्ञान का शिक्षण विकासशील मुद्दों पर अधिक बल देने से दूर जाते हुए ऐसे मुद्दों की समझ पैदा करे जो न्याय और प्रतिष्ठा से जुड़े हों, यह आवश्यक है कि ध्यान में उपयोगितावाद से किसकी ओर जाना चाहिए। भाई तो हम जा रहे भैया इगैलिटेरियनिज्म की तरफ, यानी हम समतावाद की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं। सही विकल्प क्या हो जाएगा, 1 इसका सही विकल्प हो जाएगा। नीचे 2 कथन दिए जिसमें अभिकथन ए और कारण 2 है, ध्यानपूर्वक को पढ़िए। सामाजिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण पक्ष है अलग अलग भावों वाले उत्तरों या कभी कभी पूर्णतः विपरीत उत्तरों की संभावना। अच्छी बात है, ठीक है भैया। आगे देखते हैं एक बार। दूसरा कह रहा है सामाजिक विज्ञान के शिक्षक या शिक्षिका के लिए पीठासीन होकर प्रवचन देने की पारंपरिक आदत से हटना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है भैया। ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या भी है, तभी तो अभिकथन ए है, ध्यान रखना। सही विकल्प क्या हो जाएगा, तीसरा। 71 क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था भैया। अच्छी बात है भैया, 3000 साल पहले अगर शुरू हुआ था तो गार्डन चाइल्ड के द्वारा लिखित पुस्तक व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री की समीक्षा करना विद्यार्थियों में ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं की समझ को विकसित करने के लिए। गार्डन चाइल्ड की पुस्तक का लोहे के प्रयोग के सबसे कोई मतलब नहीं है, तो जिसमें ए दे रखा है वो वाले ऑप्शन को हटा दो भैया। वो वाला ऑप्शन हमने हटा दिया, केवल एक ही विकल्प ऐसा है जिसमें ए नहीं दे रखा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। बिना कहे, बिना कुछ भी देखे, बिना पूरा प्रश्न पढ़े और मैंने आपको आंसर बता दिया, यही तो हमारी तरीका होता है। अब ऐसा नहीं कि मैंने पहले से क्वेश्चन बनाए हैं, पेपर में क्वेश्चन आया, मैं पूरे साल पढ़ाया, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया उतना मैं हमेशा यही बात आपसे कहा कि ऑप्शन को एलिमिनेट विधि का इस्तेमाल करके चीज़ों को करिए। एक कोई ऑप्शन गलत दिख जाए उसी को तुरंत हटा दीजिए। तो हमने कहा कि भैया ये ऑप्शन गलत है, तो हमने आगे क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं सर, है ना। तो ये एलिमिनेट विधि का होता है भैया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बी सी डी ऑप्शन हो जाएगा भैया। अगला कैसा क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है भैया कि हाउ विल यू असेस द स्टूडेंट थ्रू द प्रोजेक्ट ऑफ वॉलपेपर। वॉलपेपर की परियोजना के माध्यम से आप विद्यार्थियों का आकलन कैसे करेंगे। आपको विद्यार्थियों का आकलन करना, ध्यान रखना भी है। तो कैसे करोगे, देखो, विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु का चयन देकर के कर सकते हो, विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण देकर कर सकते हो, विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के उपरांत अनुवर्ती प्रश्न पूछ कर कर सकते हो, विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण से पहले आप अनुवर्ती प्रश्न नहीं पूछ सकते हो। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जिसमें भी डी दे रखा है उसको हटा दो भैया। ए बी सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका मतलब द राइट आंसर विल बी 4 आपका सही विकल्प हो जाएगा, ए बी सी। बोलो समझ में आएगा नहीं, क्या हो जाएगा भैया, ए बी सी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ध्यान रखना भैया एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है भैया, एकदम भैया। सभी लोग जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, एक बार बस इतना निवेदन करूंगा कि हमारे इस चैनल को आप सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब करके अपना प्यार, अपना सपोर्ट, अपना समर्थन जरूर देना। और एक बार मेरे लिए, अपने भाई के लिए कमेंट बॉक्स में एक बार एसएसटी बाई अनुपम सर जरूर लिखना। एक बार कमेंट बॉक्स में एसएसटी बाई अनुपम सर जरूर लिखना। ये आपके भाई के लिए एक आपका सभी का प्यार रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट फॉर्मेटिव असेसमेंट। रचनात्मक आकलनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या नहीं है भैया, सत्य नहीं है। रचनात्मक आकलनों के लिए कौन सा कथन क्या नहीं है, सत्य नहीं है भैया। यह शिक्षकों को लगातार घटित प्रतिपुष्टि के द्वारा शिक्षण कार्यनीतियों में बदलाव की अनुमति देता है, बिल्कुल है। प्रकृति से नैदानिक है भैया, डायग्नोस्टिक है, बिल्कुल सही है। पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की प्रगति की बहुधा जांच करने के लिए रचनात्मक आकलन शिक्षकों का एक साधन है, सही है। ऐसे परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य एक अंतिम निर्णय के निर्माण के लिए विद्यार्थियों पाठ्यक्रम के अधिगमों के लक्ष्यों को पूरा कर रहे या नहीं। आंसर नंबर गलत क्या हो जाएगा, आपको पता चल गया होगा। चौथा उत्तर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट टेस्टिंग, है ना। परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। यह केवल प्रवेश का आधार है या आलोचनात्मक परीक्षा का आधार है, या विद्यार्थियों के गुणों का परीक्षण नहीं है। बात गलत है, बिल्कुल विद्यार्थियों के परीक्षणों गुणों का परीक्षण है। तो क्या सही है, नहीं, हाँ, तो यह ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। गुणों का परीक्षण नहीं है, बात गलत हो जाएगी। एक मिनट, परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। देखिए,
परीक्षण व्हाट इज द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट टेस्टिंग में, तो टेस्टिंग में यह केवल प्रवेश का आधार है, इट इज अ ग्राउंड फॉर एडमिशन ओनली, ठीक है सही है। इट इज अ ग्राउंड फॉर क्रिटिकल एग्जामिनेशन, आलोचना तो परीक्षा का आधार है, सही है। इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर कंपेरिजन, यह तुलना का मानक नहीं है, यही भी सही है। यह विद्यार्थी के गुणों का परीक्षण नहीं है, हाँ ये बात बिल्कुल सत्य है, गुणों का परीक्षण नहीं है, क्या नहीं है, परीक्षण के अंतर्गत गुणों का परीक्षण नहीं किया जाता है। स्टूडेंट की क्वालिटीज के बारे में तो हमको बाद में पता चलेगा, टेस्टिंग तो केवल एक उस समय की प्रक्रिया है, तो सही है, चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है बिलो आर टू स्टेटमेंट, रीड देम केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शंस। नीचे दो कथन दिए गए, ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। अधिगम क्या है, एक सतत प्रक्रिया है, लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, बिल्कुल सही बात है भैया, है ना, बिल्कुल सही है। तो पहला कथन सही है, विद्यालय परिसर के बाहर अधिगम नहीं हो सकता, देखिए ये बात गलत है भैया, विद्यालय परिसर के बाद अधिगम क्यों नहीं हो सकता है भैया, कथन दो गलत कर, अधिगम तो कहीं पर भी हो सकता है, तो कथन ए सही है, परंतु कथन दो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट सेकंड इज क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ध्यान रखना भैया। बिलो आर टू स्टेटमेंट, नीचे आपके लिए दो कथन दिए गए, अभिकथन ए और दूसरा कारण आर है, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर के बारे में आपको क्या करना है भैया, चयन करना है, ध्यान रखना भैया। अब देखिए, परीक्षण एक नैदानिक कार्य, डायग्नोस्टिक प्रोसेस है, किसी विशेषता की उपस्थिति या अनुपस्थिति को इंगित करना है, बिल्कुल है। परीक्षण एक घटना या एक स्थिति है जिसमें प्रश्नों या समस्याओं का एक समूह शामिल होता है जो किसी व्यक्ति की अधिकतम गुणवत्ता का विश्लेषण करता है या उनके ज्ञान क्षमताओं आदि का निर्धारण करता है, बिल्कुल करता है भैया, ए और आर दोनों सत्य हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं, तथा आर ए की क्या करता है, सही व्याख्या करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तीसरा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना भैया। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है कि बिलो आर टू स्टेटमेंट, रीड देम केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर विद दिस हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शंस। नीचे दो कथन दिए गए जिनकी कथन की सहायता से आपको बताना है। विद्यालय शिक्षा में पेपर पेंसिल परीक्षण शिक्षार्थियों के परीक्षण का एकमात्र तरीका है, बिल्कुल गलत करा, एकमात्र तरीका नहीं है भैया, एकमात्र तरीका नहीं, कथन एक गलत है। विद्यालय में परीक्षण के दौरान शिक्षार्थियों के प्रदर्शन को बताने के लिए संख्याओं या मूल्यों का निर्धारण कर दिया जाता है, तो कथन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, परंतु कथन दो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। परंतु दो कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। आगे चलते हैं, बहुत अच्छे सवाल आए हैं। वह स्थान जहां दस्तावेज और पांडुलिपियां भंडारित की जाती हैं तथा वर्तमान में सभी राष्ट्रीय राज्य सरकारों के पास हैं, तो पहले ही होता था, हिस्ट्री में भी होता था, मीडियल हिस्ट्री में भी होता था, अंग्रेजों के काल में भी होता था, अभिलेखागार जिसको हम बोलते हैं, आर्काइव जिसको हम बोलते हैं। तमिल क्षेत्र से संबंधित गलत कथन के बारे में बताना है भैया। तो शासन करने वाले तीन परिवार चोल चेर पांड्य थे, तीनों मुखियाओं के प्रत्येक के पास सत्ता के दो दो केंद्र हुआ करते थे, तीन तीन नहीं हुआ करते थे। दूसरा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। ईच ऑफ थ्री चीफ हेड थ्री सेंटर्स ऑफ पावर, गलत है, दूसरा इसका सही विकल्प हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य और धर्म के मध्य संबंध वर्तमान समय में भारतीय राजनीति में वाग युद्ध को का आधार हो सकते हैं, हो सकता है, पर इतिहास व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करता है। इतिहास क्या करता है भैया, व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करता है। उपयुक्त अभिकथन के लिए कारण का चयन करिए। मंदिर प्राय आर्थिक व्यवस्था समाज के लिए केंद्रीय थे, बिल्कुल थे। रामदासपुर का नगर हरमंदर साहिब नामक केंद्रीय गुरुद्वारे के आसपास विकसित किया गया था, बिल्कुल किया गया था, मंदिर के आसपास नगर विकसित होते थे। सूफी मुस्लिम रहस्यवादी थे जिन्होंने बाह्य धार्मिकता का तिरस्कार किया, सभी मानवों के लिए करुणा पर बल दिया, बिल्कुल सही बात है। कुछ लोगों को लगता था इनके पास कुछ और जो है कि दैवीय शक्तियां होती हैं। इतिहास विभिन्न राज्यों और धर्मों के मध्य युद्ध के बारे में नहीं है भैया, इतिहास तो एक विस्तृत वर्णन है, तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, केवल ए बी और सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। केवल ए बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना भैया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ सर बताइए, ये चीज एकदम से क्रिस्टल क्लियर है, एकदम बढ़िया तरीके से। जो भी विद्यार्थी जुड़ते जा रहे सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है भैया, सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है, ठीक है भैया। हाँ, चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितने भी नए विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, एकदम शानदार तरीके से, एकदम लाजवाब तरीके से, ठीक है भैया। चलिए आगे बात करें भैया, ठीक है, आगे बात करें भैया। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, ध्यान रखना, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 67, 12वीं शताब्दी के लिए असामान्य कलहण ने विविध प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल किया है, ध्यान रखना भैया। और कह रहा है भैया कि प्रशस्ति के लेखकों ने के असमान व शासक उनकी कार्य नीतियों के बारे में अक्सर आलोचना करता है, तो उसमें प्रारंभिक इतिहास, चश्मदीद विवरण, दस्तावेज और शिलालेख ये शामिल हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, ध्यान रखना, क्या हो जाएगा, दूसरा आंसर सही हो जाएगा। Which of the following are true with regard to the Marathas?
तो मराठाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से स्थिर राज्य का गठन किया भैया, बिल्कुल किया, ध्यान रखना भी, स्थिर राज्य का क्या किया? गठन किया, ध्यान रखना। शक्तिशाली योद्धा परिवारों को देशमुख कहते थे। सेना में कुणबी लोग शामिल थे। एक स्थान पर स्थिर न रहने वाले कृषक पशुचारी जो है कि मराठा सेना की रीढ़ थे, ध्यान रखना, कुणबी जिनको हम कहते थे। आई थिंक एक स्थान पर स्थिर न रहने वाले कृषक पशुचारी कुणबी कहलाते थे। ए बी सी डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए बी सी डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, एकदम परफेक्टली आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। ऐतिहासिक दावा है कि अहोम ने एक बहुत बड़ा राज्य बनाया, बिल्कुल बनाया, ध्यान रखना। अहोमों ने क्या बनाया भैया? एक बहुत बड़ा राज्य बना दिया, ध्यान रखना भैया, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे, ध्यान रखना भैया, अहोम ने एक बड़ा राज्य बनाने के लिए आग्नेयास्त्रों का प्रयोग किया, बिल्कुल किया था, ध्यान रखना। वहां के लोकल लोगों को हटा दिया था। अहोम ने उच्च गुणवत्तापूर्ण बारूद तोपें बनाई थी। अहोम राज्य बाध्य श्रमिकों पर निर्भरता, बिल्कुल सही बात है। सही विकल्प क्या हो जाएगा? एबीसी क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा, याद रखना। क्लियर है? बताइए भैया। ठीक है भैया, तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? एबीसी क्या हो जाएगा? सही विकल्प हो जाएगा। कृषक क्रांतियों पर निम्नलिखित की वैधता का उल्लेख कीजिए। कृषक क्रांतियों की निम्नलिखित वैधता पर क्या करना है भैया? आपको उल्लेख करना है, ध्यान रखना भैया। कैसे? वे जो उत्पीड़ित किए जाते हैं हमेशा विद्रोही के रूप में आगे नहीं आते, वे ऐसा केवल किसी एक समय में करते हैं। सही है भैया। 1859 में नील के किसानों ने महसूस किया कि उन्हें रोपने वालों के विरुद्ध स्थानीय जमींदारों का समर्थन प्राप्त है। सही बात है। महिलाएं बर्तनों, पतीलों, रसोई के अन्य उपकरणों के साथ युद्ध के लिए आगे आई थी भैया। तो अभिकथन, कारण, परिणाम सभी क्या हो जाएंगे? वैध हो जाएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा भैया? तो तीसरा इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। तीसरा इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, याद रखना भैया। बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं भैया? बताइए। क्लियर है भैया? बताइए कि हाँ सर, यहाँ पे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, ये बात एकदम से क्रिस्टल क्लियर है। आगे बात करें भैया, चलो अगले क्वेश्चंस के बारे में बात करें भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 18वीं शताब्दी के द्वितीय अर्ध के दौरान कंपनी की नीतियों से संबंधित कुछ तथ्य नीचे दिए गए हैं। क्या भैया? कुछ तथ्य क्या है भैया? कुछ तथ्य आपको नीचे दिए गए। तो कौन कौन से तथ्य नीचे दिए गए, एक बात देख लेते हैं, ध्यान रखना भैया। कारीगर ने गांवों से पलायन शुरू कर दिया। कंपनी ने भारत में स्वर्ण व चांदी से माल खरीदा। पहले माल खरीदा था बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के बाद। कंपनी दीवान बन गई थी, ध्यान रखना भैया। बाद में कंपनी दीवान बन गई, एक मिनट है ना। और उसके बाद बंगाल में इकट्ठे किए गए राज्य से माल खरीद को वित्त दिया गया। बाद में फिर लोग भी छोड़ के चले गए, तो क्या हो जाएगा? बीडीसीए। तो बीडीसीए क्या सही विकल्प हो जाएगा? सही विकल्प क्या हो जाएगा? बीडीसीए क्या हो जाएगा भैया? सही विकल्प हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। सही विकल्प क्या हो जाएगा? इस बात को ध्यान रखना भैया, ठीक है। चलिए आगे चलें भैया, आगे बात करें भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत विकास वुड्स डिस्पैच का के प्रत्यक्ष परिणाम था? वुड्स डिस्पैच का था। प्रांतीय स्तर पर सरकारी शिक्षा विभागों की स्थापना करना, बिल्कुल था। शिक्षा का केंद्रीकरण गवर्नर जनरल के अधीन हुए। विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली की स्थापना के लिए कदम उठाए गए। भारतीय सिविल सेवा कॉलेज की स्थापना इंग्लैंड में हुई। उपयुक्त में से तीन विकल्प क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, ध्यान रखना। उपयुक्त में से तीन विकल्प, वो वाला नहीं था, स्कूल वाला। निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया कि आर्य शासन से पहले स्वर्ण युग का अस्तित्व था और जब योद्धा परिवार जो है, ध्यान रखना, भूमि जोतते थे और मराठा देहात में न्याय संगत तरीके से शासन करते थे। ये बात कौन कह रहे हैं? ध्यान रखना। तो ये बात ज्योतिराव फूले जी कह रहे हैं। ये बात कौन कह रहे हैं? ध्यान रखना। तो ये बात ध्यान रखना भी है, ज्योतिराव फूले कह रहे हैं। इस बात को नोट कर लीजिएगा। ये बात कौन कह रहे हैं? ध्यान रखना। ये बात ज्योतिराव फूले कह रहे हैं। इस बात को नोट कर लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है भैया। चलिए आगे बात करेंगे गैर ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण आंदोलन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो गैर ब्राह्मण जो नॉन रिलीजन वाले आंदोलन है, उन पर क्या करना है? निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है भैया? विचार करिए, ध्यान रखना भैया। कैसे विचार करोगे?
आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों के द्वारा किया गया जिनको शिक्षा तक पहुंचती, बिल्कुल है, जो थोड़े पढ़े लिखे थे वही तो गए थे। इस आंदोलन के द्वारा तर्क दिया कि आर्य देशज नस्लती नहीं, इनमें ऐसा नहीं था। आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जाति जो धनी व प्रभुत्वशाली थे। तो ए और सी क्या हो जाएगा, वैध हो जाएगा। ए और सी क्या हो जाएगा, ए और सी क्या हो जाएगा, ध्यान रखना वैध हो जाएगा, इस बात को नोट कर लीजिएगा। क्लियर भैया, ए और सी क्या हो जाएगा भैया, वैध हो जाएगा, इस चीज को नोट कर लीजिएगा, इस चीज को समझ लीजिएगा। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या बताओ भैया। हाँ जी भैया बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बात करेंगे। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी भी समाज में सामाजिक असुरक्षाएं विसंबंधन के भाव का परिणाम होती हैं। इस संदर्भ में भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन भी एक आंदोलन था। तो एक सरकार की संरचना के ऊपर लोगों की प्रभुता को मान्यता देने वाले, वर्ग, रंग और भाषा के अंतर को दूर करने वाले, सरकार को ईश्वर के बराबर मान्यता देने वाले। सही विकल्प क्या हो जाएगा, बी एंड सी क्या हो जाएगा, इसका सही विकल्प हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। बी एंड सी क्या हो जाएगा, इसका सही विकल्प हो जाएगा, इस बात को नोट कर लीजिएगा। यह 1864 में मद्रास में स्थापित हुआ था, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। वेद समाज 1864 में मद्रास चेन्नई में स्थापित हुआ था, इस बात को याद रखना भी है, ठीक है। अगला सवाल, स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग में तीव्रता क्यों आई, ध्यान रखना भैया। 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वचन दिया था कि स्वतंत्रता के बाद प्रत्येक प्रमुख भाषिक समूह को अपना प्रांत होगा, बिल्कुल होगा, ऐसा उन्होंने कहा था। ए सही है, ए इन दोनों में नहीं दे रखा, ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने प्रमुख भाषिक समूहों के अपने प्रांत होने के अपने वचन को पूरा करने के बाद कोई कदम नहीं उठाया, ये भी सही बात है। कन्नड़ तेलुगु बोलने वाले अपना स्वयं का राज्य बनाने की उम्मीद कर रहे थे, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है भैया। एबीसी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ध्यान रखना। नेहरू, इसमें जो ऑप्शन कह रहा है, नेहरू और पटेल भाषा के आधार पर राज्य के गठन के विरुद्ध थे, उसने बाद में फिर भाषाई आयोग का गठन भी किया था, ठीक भैया। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है भैया। क्या हुआ जी, बॉडी हैंग हो गया क्या, खुल जा सिमसम, रुक जा भाई रुक जा। चलो, चंद्रमा पृथ्वी के एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करता है, तो 27.83 डेज में पूरा करता है, दो ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव। तब बताओ क्या करना है इसका। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर है, ए का 2 किस्म दे रखा है, तो ए का 2 केवल इसमें दे रखा है। मकर रेखा 23.5 डिग्री, बी का 1 किस्म दे रखा है, बी का 1 इसमें दे रखा है। सही विकल्प क्या हो जाएगा, 1 इसका सही विकल्प हो जाएगा। 1 इसका क्या हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है भैया। पृथ्वी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना, घूर्णन क्या कहलाता, नहीं कहलाता है, परिभ्रमण कहलाता है। घूर्णन अपने अक्ष पर घूमना कहलाता है। इतना सरल सवाल है, बताओ। अगला सवाल आपके सामने कह रहा है, किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, ध्यान रखना भैया, तो दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। अच्छी बात है भैया। और कह रहा है इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस समय का स्थानीय समय हो जाएगा, तो ए और बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आर्यतंत्र का निर्माण होता है जीव जंतुओं एवं उनके आसपास के पर्यावरण के बीच परस्पर संबंधों के द्वारा, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। रीड द स्टेटमेंट ए एंड बी केयरफुली, ए और बी का ध्यान से पढ़िए। मानव अपने, अरे भैया इतना बोर्ड हैंग हो रहा है आज, बोर्ड हैंग हो रहा है का, रुक जा भैया। अरे 1-2 क्वेश्चन और बचा है, हो जा भाई, ऐसा मत करो। यहां से कम करेगा, चलो यहां से ज्यादा कम हो गया ना, कोई बात नहीं। तो हमने क्या कहा, ध्यान रखना, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है तथा अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन करता है, बिल्कुल करता है। मनुष्य है ही ऐसा जो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार क्या कर लेता है भैया, परिवर्तन कर लेता है। बात तो बिल्कुल क्या हो जाएगी भैया, सही हो जाएगी, ध्यान रखना भैया। प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण की भी सही संतुलन होना जरूरी है भैया, ध्यान रखना भैया। तो तीसरा विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोनों ए एंड बी कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भारत के ठंडे रेगिस्तान लद्दाख में मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन ही क्यों है, गोमपाद दर्शन भी उसमें है, ध्यान रखना भैया, ठीक है। और घास के मैदान भी है, ध्यान रखना। सपाट मैदानी क्षेत्र यहां पर नहीं है, ध्यान रखना। ए बी सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए बी सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी गैस है भैया, तो नाइट्रोजन क्या होती है भैया, सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, ध्यान रखना भैया। तो नाइट्रोजन के बाद दूसरे नंबर पर कौन सी हो जाएगी भैया, ऑक्सीजन हो जाएगी, सिंपल सी बात है भैया। दूसरे नंबर पर कह रहा है, ध्यान रखना। 4 कथन नीचे दिए गए, उच्च दाब स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश से संबंधित है, ध्यान रखना भैया, बिल्कुल है। वायु दाब वायु के ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, बिल्कुल होता है, गलत कह रहा है। तो जिसमें बी दे रखा है उस वाले ऑप्शन को हटा दीजिए भैया, सही विकल्प एक ही बचेगा। ए सी डी क्या हो जाएगा भैया, सही विकल्प होता है। ए सी डी क्या हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, आगे और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अंतरदेशीय जलमार्गों के बारे में बात कर रहा है भैया।
समुद्री मार्गों का उपयोग परिवहन के लिए बहुत समय से किया जा रहा है। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन है। ए और बी क्या हो जाएगा, दोनों विकल्प क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, नोट कर लीजिएगा। पौधे एवं जंतुओं की बहुत सी प्रजातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न हो गई हैं और कुछ लुप्त होने की कगार पर हैं। निम्नलिखित में से उनके कारणों के बारे में आपको बताना है कि भैया आखिरकार ऐसा क्यों है, ध्यान रखना भैया। तो वन रोपण तो इसका कारण नहीं हो सकता, ए जिसमें दे रखा है उस वाले ऑप्शन को हटा दीजिए भैया। ऑप्शन क्या बचेगा, बी और सी डी। बताओ मैंने कोई गलत थोड़ी ना किया है। अरे वन रोपण से थोड़ी ना होगा, वनों को काट दे रहे हो, दुनिया भर के काम कर रहे हो। वन रोपण तो इनको सुरक्षित करेगा, वन अगर लगेंगे तो इनको सुरक्षित करेंगे। तो ए ऑप्शन को हटा दो, बाकी ऑप्शन क्लियर है। कितना सरल आंसर है बताओ भैया। ए और बी पर ध्यान से पढ़िए। संभाव्य संसाधन वे संसाधन है जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती। भैया संभाव्य है, संभाव्य संसाधन है भैया जिनकी संभावनाएं, ध्यान रखना भैया, वही तो है, ध्यान रखना भैया, बात क्लियर है। इनमें इस समय इन संसाधनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा, तभी तो संभाव्य है। ए और बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कॉलम ए और कॉलम बी के बदले में बितान करना है। सेरिकल्चर, विटिकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर के बारे में आपको बताना है, ध्यान रखना। सेरिकल्चर क्या होता है, रेशम कीटों का पालन हो जाएगा। पिसिकल्चर क्या हो जाएगा, मत्स्य पालन हो जाएगा। विटिकल्चर क्या हो जाएगा, द्राक्षा कृषि यानी अंगूर की खेती हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर क्या हो जाएगा, वाणिज्य उद्योगों के लिए हो जाएगा। सही विकल्प क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्टा ही मिला दिया जी। ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 2, डी का हो जाएगा 1। सही विकल्प क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न। तो मेरे प्यारे विद्वान साथियों, मेरे प्यारे से दोस्तों, मेरे प्यारे से भाइयों, पूरे आपके 60 क्वेश्चंस की आंसर की मैंने आपको दे दी। पूरे आपके 60 क्वेश्चंस की आंसर की मैंने आपको विधिवत तरीके से दे दिया भैया। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, पढ़ाता हूँ आपको एसएसटी एकदम बेहतरीन तरीके से भैया। तो भैया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे साथ में बने रहिए। आगे के लिए बहुत सारी अपडेट्स हैं